तो चलिए सीधे इस भयानक घटनाक्रम के विश्लेषण में उतरते हैं। इस सर्वाइवल ब्रेकडाउन में हम उस जानलेवा जाल को ट्रैक करेंगे जो एक पुराने बंगले के ठीक नीचे बिछा हुआ है। बाहर एक भयंकर तूफान तबाही मचा रहा है और ऐसे में जब प्रकृति और अलौकिक शक्तियां एक साथ हमला करती हैं ना, तो बचने के रास्ते वैसे ही लगभग खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ सर्वाइवल का सबसे क्रिटिकल सवाल उठता है। पिछले घटनाक्रम को याद करें तो नेहा के शरीर से माया की वो खौफनाक आवाज गूंजी थी। अब खेल शुरू होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घोषणा के तुरंत बाद रोहित अचानक गायब हो जाता है। ये अचानक गायब होना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये उस शक्ति का बिल्कुल पहला और सीधा हमला है। 10 दोस्तों का ग्रुप अब सिर्फ 8 का रह गया है। बाहर तूफान की तेज गड़गड़ाहट है, लेकिन बंगले के अंदर का माहौल, वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया है। और सर्वाइवल के बेसिक नियम यही कहते हैं कि ऐसे सन्नाटे में अगला कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। फेज 1 द ब्लडी डिस्कवरी, यानी खूनी खोज। रोहित के गायब होने के बाद इस सन्नाटे को चीरती हुई एक रोने की आवाज किचन से आती है, और ये आवाज बिल्कुल रोहित की लग रही है। अमन, करण और विशाल बिना कुछ सोचे समझे उस खाली किचन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। किचन बिल्कुल खाली है। आवाज दरअसल फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन के नीचे से आ रही थी। सावधानी को बिल्कुल किनारे रखते हुए वे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं, कालीन हटाते हैं और एक छिपा हुआ लकड़ी का दरवाजा खोज निकालते हैं। सर्वाइवल की दुनिया में अगर देखा जाए तो बिना जांचे परखे किसी अनजान रास्ते को खोलना सच में सबसे बड़ी गलती होती है। उस छिपे हुए दरवाजे पर खून से एक चेतावनी लिखी थी, नीचे मत जाना। ये कोई आम सी वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक सुपरनैचुरल खतरे का क्लियर संकेत था। लेकिन अपने दोस्त को बचाने की जल्दबाजी में ग्रुप इस खौफनाक चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। फेज 2 डिसेंट इनटू डार्कनेस, अंधेरे में प्रवेश। डर अपनी चरम सीमा पर है, पर अपने दोस्त को खोजने की बेचैनी उस डर पर हावी हो जाती है। नीचे उतरते ही टॉर्च की रोशनी में जो दिखता है ना, वो किसी के भी होश उड़ा दे। सीढ़ियों पर घुप अंधेरा है और ऐसी बदबू आ रही है जैसे सालों से वहां कुछ सड़ रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है दीवारों पर बनी आकृतियां, एक लड़की को आग में जलाए जाने के चित्र, और हर तस्वीर के ठीक नीचे एक ही नाम लिखा है, माया। सिमरन कांपते हुए ये रियलाइज करती है कि जो लोकल कहानियां थी वो पूरी तरह सच थीं। वे किसी आम बेसमेंट में नहीं, बल्कि खौफ के असली घर में उतर चुके हैं। फेज 3 द फेटल रिकॉर्डिंग, जानलेवा रिकॉर्डिंग। अब उस खौफनाक अंडरग्राउंड कमरे के बीच, जहां पुरानी गुड़िया और टूटी कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं और दीवारों पर हाथों के अनगिनत निशान हैं, वहां तान्या को जमीन पर एक पुराना मोबाइल कैमरा मिलता है। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जो इस पूरी घटना का काला इतिहास खोलकर रख देती है। वीडियो में 10 दोस्तों का एक और ग्रुप ठीक उसी तरह बंगले में मस्ती करता दिख रहा होता है। फिर उस वीडियो में वो लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं, और सबसे भयानक पल तब आता है जब कैमरे के सामने जले हुए चेहरे वाली वही लड़की आती है। ये फुटेज साफ साबित करता है कि ये आज रात अचानक हुई घटना नहीं है, ये पिछले 10 सालों का एक ग्रूसम पैटर्न है। और उस जली हुई लड़की के आखिरी शब्द इस पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देते हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, हर 10 साल में नया खेल। अब तक जो सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट या बैड लक लग रहा था, वो अब एक सुनियोजित और साइकिल में चलने वाले शिकार में बदल चुका है। ये बिल्कुल क्लियर है कि वे किसी के बनाए हुए खौफनाक गेम का हिस्सा बन चुके हैं। फेज 4 द डिसेप्टिव रिटर्न, धोखेबाज वापसी। इसी भयानक खुलासे के बीच कमरे के एक अंधेरे कोने से अचानक रोहित कांपता हुआ वापस लौट आता है। लेकिन जब अमन पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो रोहित के शब्द और उसकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। वो कहता तो है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी है। वो बुरी तरह कांप रहा है, और सबसे डेंजरस बात, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए पूरी तरह से काली हो जाती हैं। पूरा ग्रुप इस सुपरनैचुरल घुसपैठ को नोटिस नहीं कर पाता, सिवाय पूजा के। पूजा की नजर एक खौफनाक बदलाव पर पड़ जाती है। देखिए, सर्वाइवल में ऐसे छोटे पर क्रिटिकल बदलाव पकड़ना ही जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय करता है। फेज 5 द सैक्रिफाइस रूम, बलिदान कक्ष। रोहित के मिलने के बाद जब ग्रुप पीछे हटने की कोशिश करता है, तब पूजा की नजर दीवार पर टंगे एक पुराने मैप पर पड़ती है। ये पूरे आइलैंड का नक्शा है, और उस बंगले के ठीक नीचे जहां वे इस वक्त खड़े हैं, वहां एक लाल घेरे में साफ साफ लिखा है, सैक्रिफाइस रूम, यानी बलिदान कक्ष। ये वो डरावना सच है जो बताता है कि वे अपनी मर्जी से चलकर सीधे मौत के कमरे में आ गए हैं। और जैसे ही ये खौफनाक सच सामने आता है,
वो सुपरनैचुरल एंटिटी अपना आखिरी जाल बिछा देती है। अचानक वो पूरी सुरंग किसी भूकंप की तरह जोर जोर से हिलने लगती है। ये बताता है कि उस एंटिटी का आसपास के एनवायरनमेंट पर पूरा कंट्रोल है और असली हमला अब शुरू हो चुका है। सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। लाइट बंद हो जाती हैं, टॉर्च काम करना बंद कर देती हैं और पूरी तरह से घुप अंधेरा छा जाता है। विजिबिलिटी का अचानक इस तरह जीरो हो जाना इंसानी दिमाग में सीधे पैनिक पैदा करता है। अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि खतरा आखिर किस तरफ से आ रहा है। और इस अंधेरे के बीच साइकोलॉजिकल टेरर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सन्नाटे और अंधेरे को चीरती हुई किसी औरत की धीमी मजाकिया हंसी गूंजने लगती है। ये आवाज सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं है, ये दिमाग को सुन्न करने और ग्रुप के हौसले को पूरी तरह से तोड़ने के लिए है। फेज 6 7 सर्वाइवर्स रिमेन। अब 7 सर्वाइवर बाकी। कुछ पलों की इस दहशत के बाद जब टॉर्च की रोशनी वापस आती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूजा, जो कुछ सेकंड पहले तक उनके ठीक बीच में खड़ी थी, बिना कोई आवाज किए गायब हो चुकी है। ये वही पूजा थी जिसने रोहित के अंदर के उस डार्क सीक्रेट को, उस खतरे को भांप लिया था। एंटिटी ने सबसे पहले उसको ही निशाना बनाया जो उसकी सच्चाई जान चुकी थी, और वो भी ग्रुप के बिल्कुल बीच से, बिना किसी को भनक लगे। और वहां से जाने से पहले वो शैतानी शक्ति दीवार पर खून से एक नया ताज़ा संदेश छोड़ जाती है। अब 7 बाकी हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा मैसेज नहीं है, ये उस चल रहे जानलेवा खेल का एक टेरिफाइंग अपडेट है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और भी ज्यादा खूनी होता जा रहा है। ये संख्या अपने आप में एक बहुत खौफनाक कहानी बयां करती है। 10 से 8 और अब सिर्फ 7। ये दिखाता है कि इस सैक्रिफाइस रूम से जिंदा बाहर निकलने की संभावनाएं कितनी तेजी से खत्म हो रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वही दोस्त हो जो ठीक बगल में खड़ा हो, जब बाहर निकलने का रास्ता सीधे एक बलिदान कक्ष से होके जाता हो, तो ऐसे खेल में कोई कैसे जिंदा बच सकता है जिसके नियम